Welcome guys, welcome in the series of lectures physics class 11 and 12. लास्ट क्लास में हम लोग कूलम्स लॉ को स्टडी कर रहे थे। वहाँ हम लोगों ने देखा था कि फोर्स जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के बीच के डिस्टेंस के। तो वहाँ से कांस्टेंट मिला था हम लोगों को, जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोगों ने नाम दिया था। उसका वैल्यू 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट था। और हमने बताया था कि यह फोर्स जो है यह मीडियम डिपेंडेंट है। मीडियम डिपेंडेंट मतलब कि जब दो चार्ज पार्टिकल को हम एयर में रखेंगे और उसी दो चार्ज पार्टिकल को हम वाटर में रखेंगे और उसी दो चार्ज पार्टिकल को हम केरोसिन ऑयल में रखेंगे तो फोर्सेस का वैल्यू अलग अलग आता है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। वहां से एक चीज हम लोगों ने और सीखे थे कि फोर्स जो लगता है वह दो चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है। तो जब दो पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपेल करेगा उसी लाइन पे, दो निगेटिव चार्ज होगा तो रिपेल करेगा उसी लाइन पे। लेकिन यदि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा और उसी लाइन पे करेगा। आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो ये कूलम्स लॉ से फोर्स का एक्सप्रेशन आता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली हम लोग वेक्टर फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं। तो हमने इस टॉपिक का नाम भी दिया है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखते हैं। हमने क्या किया है कि दो चार्ज लिया है Q1 और Q2। दो चार्ज है Q1 और Q2। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 ले लिया है और Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 ले लिया है। ये तो मालूम होगा मुझे कि Q1 और Q2 का पोजीशन क्या है। पोजीशन वेक्टर का मतलब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है एक्स और वाई एक्सिस के लिए, सिर्फ दो ही एक्सिस को यूज किया हम लोगों ने। और ओरिजिन से इस पॉइंट को जब मिलाते हैं तो पोजीशन वेक्टर निकलता है R1 और इस पॉइंट को जब मिलाते हैं तो पोजीशन वेक्टर मिलता है R2। तो ये डिस्टेंस जो AB है, A to B, यही चार्ज Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है। जो लाइन आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है इसको हमने R से डिनोट किया है। और इसी लाइन के अलोंग कूलम्ब का फोर्स लगेगा। अभी सपोज कीजिए कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली इस लाइन के अलोंग जब Q1 Q2 पे लगाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसी लाइन पे रिपेल करेगा इसको। और जब Q2 Q1 पे लगाएगा तो इस लाइन पे रिपेल करेगा आपको। तो देखिए क्या है कि यदि वेक्टर फॉर्म में है, R1 एक वेक्टर है, R2 एक वेक्टर है, R एक वेक्टर है। तो आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से पढ़ते हैं कि यदि किसी एक वेक्टर के हेड पे, हेड है ये वेक्टर, दूसरे वेक्टर का टेल होता है, जो ए बी है या आर है इसका टेल है, तो तीसरा वेक्टर उसके सम को डिनोट करता है। तो ऑब्वियसली ट्रायंगल लॉ से हम लिखेंगे ओ ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ओ बी। तो यहां देखिए ओ ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ओ बी मीन्स R1 प्लस R इक्वल टू R2। यहां से R का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। R का वैल्यू कितना आया? R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 मतलब इस R के अलोंग AB की बात कर रहा है, इस डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। और डायरेक्शन निकालने के लिए क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या कि वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर बन गया। ये समझ में आ गया होगा आपको फिगर की किस लिए लिया गया है। दोस्तों ये बहुत जरूरी है। लोग लिखते तो हैं R2 माइनस R1 लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि ये R2 माइनस R1 आता कहां से है। ये सिंपली ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आता है, इसको आपको समझिए। ये सिंपल है, R2 माइनस R1 R इक्वल टू R2 माइनस R1। तो लोग बोलेंगे R1 माइनस R2 क्यों नहीं होगा, R1 माइनस R2 भी होगा, क्योंकि यह फोर्स Q1 जो है वो Q2 पे अपवर्ड इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसीलिए इसको हमने यहां से लिया है।
जब Q2 की बारी आएगी, Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा और उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, तो यह नीचे वाले लाइन पे लगाएगा, तो वहां पे क्या होगा, R2 प्लस R इक्वल टू R1, तो वहां से R क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। मतलब जब यह नीचे के डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स, तो R का वैल्यू हम लोग कितना कंसीडर करेंगे, R1 माइनस R2, और जब ऊपर के डायरेक्शन में लगाएगा तब R का वैल्यू कितना कंसीडर करेंगे, R2 माइनस R1, यहां लिख दिया। तो ये ऊपर जाएगा तब, नीचे आएगा तब, क्योंकि जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी दोनों केस में, Q1 द्वारा Q2 पे और Q2 द्वारा Q1 पे, अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो यहां से इसी चीज को हमने लिखा है। और लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कूलम्स लॉ, F इक्वल टू कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये किस पार्ट को दिखाता है, फोर्स के मैग्नीट्यूड को, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब देखिए, अगर फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, कि यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, और फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, तो R के डायरेक्शन में लगता है, तो जब यहाँ R यूनिट वेक्टर से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक वेक्टर बन जाएगा दोस्तों। इसीलिए इसको हमने R फॉर्म में लिखा है, कि जब R को लेंगे तो एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, F एक वेक्टर बन जाएगा। यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर है जो कि शो करता है किस चीज को, डायरेक्शन को, डायरेक्शन को शो करता है। नहीं, मैंने लैंग्वेज में भी इसको लिख दिया है कि when force is multiplied by unit vector R because the force due to Q1 on Q2 and vice versa acts along R, R के ही along लगता है, और R यूनिट वेक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो इसी यही मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड उतना ही रह जाएगा, R यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, इसमें डायरेक्शन आ गया। तो फोर्स जो पहले स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ था, मतलब फोर्स का जो पहले सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ था, वह अब फोर्स क्या बन जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। अब R का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन से, यहां से तो क्या आया दोस्तों, कि फोर्स को वेक्टर फॉर्म में जब हम लोगों ने लिखा, यह आया था 1/4πε0 Q1 Q2 बाई मॉड R का स्क्वायर, R स्क्वायर को लिखेंगे मॉड R का स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। तो अब हम लोग यहां से कैसे लिखेंगे, R का वैल्यू पुट कीजिए, तो F इक्वल्स टू कितना आ जाएगा जी, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ R स्क्वायर वेक्टर R बाई मॉड ऑफ R। यूनिट वेक्टर को, यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो यहां से आएगा F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर, और R कितना हो जाएगा, R Q इंटू R वेक्टर। अब कैसे लिखेंगे इसको, तो F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई, देखिए R का वैल्यू कितना है यहां से, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 का क्यूब, और R कितना है, R2 माइनस R1, यही वेक्टर फॉर्म। इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर। ये एक वेक्टर फॉर्म में आ गया। R2 माइनस R1 क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो क्यूब R2 माइनस R1, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। और ये क्या है, ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1,
मतलब इस फिगर में जब देखेंगे आप तो Q2 पे लगाया गया फोर्स Q1 के द्वारा, द फोर्स अप्लाइड बाई Q1 on Q2. In the same way, when Q2 will apply the force on Q1, it will come in reverse direction, and we can write that F12 equals to 1 by 4 pi epsilon naught. This part represents the magnitude, it will remain same. R1 minus R2 Q R1 minus R2. This is 1. And this is 2. 1 or 2 means what? R2 minus R1, R1 minus R2 means when force on 2 due to 1. That is F21 equals to minus F12. This is the expression. क्या है? Force on Q2 by Q1, and this one force on Q1 by Q2. तो ये एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है, इसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे कि F21 F12 ये क्या डिफरेंसेस है और किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक प्रॉब्लम को हम देखते हैं इस पे कि कैसे बनता है प्रॉब्लम। तो एक क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। व्हाट इज रिटन हियर? टू चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड 10 कूलम एंड 10 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 2i + 3j एंड बी 5i + 7j. Find magnitude and direction of force on 5 microcoulomb by 10 microcoulomb. मतलब कि दो चार्ज पार्टिकल है, एक का मैग्नीट्यूड 10 माइक्रोकूलम्ब है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 5 माइक्रोकूलम्ब है, दोनों का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछ रहा फोर्स का कि कितना होगा। दोस्तों उसी को यूज करेंगे। आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये प्रॉब्लम। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0, ए पे कौन सा चार्ज है? Q1। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग सिंपली। बी ए Q1 मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, ये R2 मान लेते हैं, यहाँ Q1 है Q2। दोस्तों कैसे फोर्स लगेगा? Q1 इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम और Q2 इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम। तो 10 माइक्रोकूलम जो फोर्स लगाएगा वह इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि R इक्वल्स टू R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा जी? 5i + 7j माइनस 2i + 3j कितना हो जाएगा? 3i + 4j। ये R हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ R कितना हो जाएगा दोस्तों? √3² + 4² इक्वल्स टू √25 मीन्स 5 मीटर। तो यूनिट वेक्टर कितना होगा यहां से?
वेक्टर आर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर मीन्स 3i प्लस 4j बाई 25। नो सॉल्व कर दीजिए। बताइए एफ इक्वल टू कितना होता है मैग्नीट्यूड 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है, तो अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सिर्फ इतना ही लिखेंगे हम लोग। एफ इक्वल्स कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इस टर्म का वैल्यू। Q1 कितना है 10 माइक्रोकूलम 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर दिए। Q2 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर मीन्स क्या मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर कर दीजिए आप। ये कितना आ जाएगा जी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 बाई 25। तो 5 से 2 कितना हो गया जी एफ इक्वल्स टू 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। ये मैग्नीट्यूड निकल गया फोर्स का सिंपल। जब डायरेक्शन की बात करता है तो क्या आता है डायरेक्शन जी किस फॉर्म में लिखा रहता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर क्यूब R2 माइनस R1। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R2 माइनस R1 बाई मॉड ऑफ R। तो R बाई मॉड ऑफ R कितना है जी 3i प्लस 4j बाई 25। तो इस इक्वेशन से आप R बाई मॉड ऑफ R का वैल्यू यहां पे रखिए तो कितना हो जाएगा ये F इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 5 इंटू 10 टू द माइनस 6 इंटू माइनस 6 R स्क्वायर 25 यहाँ R इक्वल टू 5 होगा 25 इंटू R2 माइनस R1 कितना R 3i प्लस 4j बाई 5। तो 5 अब इसको अब यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा जी कैंसिल 3 ऊपर तो हो जाएगा 4 3.6 हो जाएगा 0.4 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 3i। तो f का वैल्यू कितना आ गया जी वेक्टर फॉर्म में 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 3i प्लस 4j। अब ये वेक्टर फॉर्म में लिखा गया, ये इसके डायरेक्शन के साथ डिनोट किया। इसी का आप अगर मॉड ले लीजिएगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा और वो मैग्नीट्यूड आपको आ जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन मीन्स 0.0180 न्यूटन। तो इस तरीके से हम लोग सवाल को देखेंगे। अब हम लोग कूलम्स लॉ पे कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास इज टोटली डेडिकेटेड फॉर द प्रॉब्लम्स। अगले क्लास में सिर्फ हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आईआईटी जेईई में जनरली आते हैं। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल बी डिवोटिंग आवर टाइम in solving some typical problems on the basis of the Coulomb's law. What we have learned in this lecture, we shall be applying there. Perhaps you all are enjoying this lecture. If you are enjoying,
go and please subscribe the channel so that you get the notification directly in your inbox. In the next class we shall be discussing some problems. Till now, thank you very much. Take care of yourself.